नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। एक ऐसे साम्राज्य की कल्पना कीजिए जिसने सदियों तक पूरे उपमहाद्वीप पर राज किया, लेकिन अब उसके आखिरी दिन आ चुके हैं। आज हम मुगल साम्राज्य के उन्हीं अंतिम वर्षों की कहानी में उतरेंगे और देखेंगे कि कैसे इतने बड़े साम्राज्य का सूरज आखिर डूब गया। ये एक बड़ा सवाल है ना, कि आखिर एक साम्राज्य का अंत होता कैसे है? क्या वो एक झटके में ढह जाता है या फिर ये एक धीमी, दर्दनाक प्रक्रिया होती है? मुगलों की कहानी हमें इस पतन के पीछे की पूरी कहानी समझने का एक मौका देती है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है शाह आलम द्वितीय के दौर से। एक ऐसा समय जब मुगल सिंहासन सच कहें तो बस नाम का रह गया था। बाहरी हमले, अंदर के विद्रोह, ये सब साम्राज्य को अंदर से खोखला कर रहे थे। और दिल्ली दरबार की वो पुरानी शानो शौकत बस एक फीकी सी याद बन चुकी। शाह आलम द्वितीय का जो पूरा शासनकाल था ना, वो इन 3 बड़ी घटनाओं से जुड़ा हुआ है। और इन्हीं घटनाओं ने मानो साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कीलें ठोंक दी। पानीपत, बक्सर और फिर दीवानी का मिलना, ये सिर्फ लड़ाइयां और समझौते नहीं थे, ये मुगल सत्ता के खत्म होने का ऐलान थे। और विडंबना तो देखिए, पानीपत की इतनी बड़ी लड़ाई मुगलों की जमीन पर लड़ी गई, लेकिन मुगल बादशाह उसमें सिर्फ एक मूक दर्शक बने रहे। एक तरफ थे अहमद शाह अब्दाली तो दूसरी तरफ मराठा। इस लड़ाई ने साफ कर दिया कि दिल्ली के तख्त के अब नए दावेदार हैं और मुगल वो बस एक प्रतीक बनकर रह गए हैं। तो जैसे जैसे दिल्ली का सूरज डूब रहा था, वैसे वैसे देश के अलग अलग कोनों में नई ताकतें उग रही थीं। मराठा अपना असर बढ़ा रहे थे, तो शुजा-उद-दौला जैसे नवाब अपनी अलग रियासतें बना रहे थे। फैजाबाद में बना ये शानदार मकबरा इस बात का सबूत है कि अब ताकत का केंद्र दिल्ली नहीं रहा। और एक तरफ जहां ये भारतीय शक्तियां आपस में ही उलझी हुई थीं, वहीं एक विदेशी ताकत, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बड़े चुपचाप अपनी बिसात बिछा रही थी। अब कहानी का रुख पूरी तरह से उनकी तरफ मुड़ने वाला था। 1003 इतिहास की किताबों में ये शायद सिर्फ एक साल हो, लेकिन मुगल साम्राज्य के लिए ये वो साल था जब सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। कह सकते हैं कि ये अंत की असली शुरुआत थी। जी हाँ, 1803 में अंग्रेजी सेना ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। सोचिए, मुगल बादशाह अब अपने ही लाल किले में कैदी की तरह थे, जिनकी हुकूमत महल की दीवारों से आगे जाती ही नहीं थी। ये किसी भी साम्राज्य के लिए बहुत ही अपमान की बात थी। ये सिर्फ जमीन की हार नहीं थी, ये तो आर्थिक गुलामी की शुरुआत थी। दीवानी का अधिकार देने का सीधा मतलब था कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा का सारा राजस्व यानी टैक्स अब कंपनी की तिजोरी में जाएगा, और मुगल बादशाह वो अब अंग्रेजों से मिलने वाली पेंशन पर जीने के लिए मजबूर थे। उस दौर की अराजकता का आलम कुछ ऐसा था कि बादशाह खुद भी महफूज नहीं थे। एक क्रूर साजिश में शाह आलम द्वितीय की हत्या कर दी गई। इससे पता चलता है कि सिंहासन कितना कमजोर हो चुका था और चारों तरफ सिर्फ धोखा और हिंसा का माहौल था। अब हम आते हैं मुगल वंश के अंतिम 2 सम्राटों की कहानी पर। ये वो लोग थे जो ब्रिटिश निगरानी में सिर्फ नाम के शासक बनकर रह गए थे। उनकी भूमिका अब महज औपचारिक थी और कुछ नहीं। शाह आलम के बाद आए अकबर द्वितीय। उनकी ताकत इतनी कम हो चुकी थी कि वो सिर्फ उपाधियां दे सकते थे। जैसे उन्होंने समाज सुधारक राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि दी, लेकिन न तो उनके पास कोई सेना थी और न ही कोई असली राजनीतिक अधिकार। और फिर आते हैं आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय। वो एक कमाल के शायर थे। उन्होंने अपना तखल्लुस यानी उपनाम जफर रखा था, और जफर का मतलब होता है जीत। कितनी बड़ी विडंबना है ना, कि जीत नाम का ये बादशाह उस वंश का आखिरी शासक बना जिसकी सबसे बड़ी हार हुई। चलिए अब मुगल कहानी के सबसे आखिरी और शायद सबसे दर्दनाक अध्याय की ओर बढ़ते हैं। ये कहानी है बहादुर शाह जफर की और एक साम्राज्य के आधिकारिक अंत की। 1857 ये साल भारतीय इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। ये आज़ादी की पहली बड़ी लड़ाई का साल था, और इसी लड़ाई ने अनिच्छा से ही सही बहादुर शाह जफर को इस क्रांति का एक प्रतीक बना दिया। हुआ ये कि जब 1857 का विद्रोह भड़का, तो सिपाहियों ने बूढ़े हो चुके जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। वो एक खोई हुई शान का प्रतीक थे।
लेकिन जब अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचल दिया तो जफर को पकड़कर उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और सजा के तौर पर उन्हें उनके प्यारे शहर दिल्ली से हमेशा हमेशा के लिए निकालकर रंगून भेज दिया गया। और फिर 1862 में रंगून की गुमनामी में उस शायर बादशाह ने अपनी आखिरी सांस ली। उनकी मौत के साथ ही उस महान तैमूरी राजवंश का अंत हो गया जिसने 300 से भी ज्यादा सालों तक हिंदुस्तान पर हुकूमत की थी। सचमुच ये एक युग का अंत था। तो जब ये पूरी कहानी खत्म होती है तो मन में एक सवाल उठता है कि जब एक पूरा राजवंश, एक साम्राज्य ढह जाता है तो अपने पीछे क्या छोड़कर जाता है? सिर्फ इतिहास और कुछ यादें, या आने वाली पीढ़ियों के लिए एक चेतावनी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको इतिहास के पन्नों में ही खोजना होगा।